सम्राट अशोक पिता बिंदुसार की मृत्यु का समाचार पाकर अशोक थोड़ी सी सेना को लेकर उज्जैनी से निकला और पाटलिपुत्र पहुंचा। 6 राजकुमार युद्ध में मारे गए जो उसे मारने पर तुले हुए थे। पिता की चिता में आग लगाने के बाद बड़ों की इच्छा के अनुसार उसने राज्याधिकार स्वीकार किया। तक्षशिला से क्रोध व आवेश में तूफान की तरह आया दुरहंकारी सुषेम राजधानी के नगरद्वार पर मार डाला गया। विदिशा देवी के अनुरोध तथा मंत्री व सेनाधिपति के जोर देने पर अशोक ने एक राजकुमारी से विवाह किया। अशोक का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। कुछ समय बाद मंत्री व सेनाधिपति ने अशोक से आग्रह किया कि वे कलिंग पर आक्रमण करें और उसे अपने वश कर लें। कलिंग से युद्ध करने की तैयारियां पाटलिपुत्र में शुरू हो गई। बाद पाटलिपुत्र से उज्जैनी आया हुआ दूत विदिशा देवी से मिला और सविनय उसे नमस्कार किया। उसने सविनय हाथ जोड़ते हुए कहा, महारानी को प्रणाम। मुझे महारानी कहकर संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके महाराज ने जिस आनंदी मित्रा से विवाह किया वही इस संबोधन के योग्य हैं, विदिशा ने बड़े ही मृदुल स्वर में कहा। क्षमा कीजिए महारानी। महाराज ने द्वितीय विवाह किया, इसका यह मतलब नहीं कि आप महारानी नहीं हैं। राजा सदा आपके तथा अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि आपने उन्हें 2 बार प्राणदान दिया। आपको व बच्चों को देखने के लिए वे तड़प रहे हैं। शीघ्र वे कलिंग पर आक्रमण करने वाले हैं। युद्ध में जय पराजय के बारे में कोई क्या कह सकता है? बड़े से बड़े वीर भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि उनके युद्ध में जाने के पहले आप और बच्चे पाटलिपुत्र आ जाएं और वहीं बस जाएं। अशोक का दिया हुआ पत्र उसे देते हुए दूत ने कहा। उसकी बातें सुनते ही विदिशा देवी के प्रशांत हृदय में विषाद की मेघाएं छा गईं। उसका वदन चिंताग्रस्त हो गया। उसने उस पत्र को धीरे धीरे पढ़ा। बाद उसकी दृष्टि अपने बच्चे महेंद्र व संघमित्रा पर केंद्रित हुई, जो उस समय एक वृक्ष के तले शांत बैठकर तालपत्र के ग्रंथों का गंभीरता से पठन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने दूत से कहा, तुम शायद जानते हो कि इस नगर में पहले अशांति थी। कोई भी सुख की नींद नहीं सो पाता था। मेरे पति ने ही यहाँ सुस्थिर रूप से शांति की स्थापना की। उन्होंने कितने ही न्याय व धर्मसम्मत निर्णय लिए। उन्हें नियमबद्ध लागू करने के लिए ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। उन समर्थ अधिकारियों की सुव्यवस्था के कारण यहाँ की प्रजा और मेरी संतान भी सुखी है, प्रशांत है। यहाँ के सहज प्रशांत वातावरण में उत्तम गुरुओं के पर्यवेक्षण में महेंद्र व संघमित्रा विद्याभ्यास कर रहे हैं। ऐसे अबोध बच्चों को उस नगर में ले आना क्या न्याय संगत है, जो शत्रुता, पारस्परिक विरोध आदि दुर्गुणों से भरा पड़ा है। उस राजधानी में कैसे भेजूं जहां हाल ही में रक्त की नदियां प्रवाहित हुई। ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को वहां ले आना उचित होगा। अलावा इसके पूज्य गुरुदेव उपगुप्त अक्सर उज्जैनी आ जा रहे हैं। उस महात्मा का दर्शन करने और उनकी सेवाएं करने के लिए मेरे बच्चे अत्यंत उत्साह दिखा रहे हैं। ऐसा सुअवसर उन्हें पाटलिपुत्र में थोड़े ही प्राप्त होगा। अधिकारों के पीछे पागल तथा ओहदों से प्राप्त होने वाले सुखों के पीछे दौड़ने वाले राज्याधिकारियों के सिवा वहां अपने हैं ही कौन? विदिशा देवी ने धीमे स्वर में दूत से पूछा। दूत कुछ उत्तर नहीं दे पाया, सक पकाता रहा। दूत, राजा के प्रति हमारा गौरव है, उनके प्रति हम में आराधना भाव हैं, किंतु उनकी लड़ाई के प्रयत्नों के प्रति हम में आदर भाव नहीं है। पाप पुण्य से अपरिचित मासूम जनता पर पिल पड़ने, उन्हें मार डालने तथा संपन्न नगरों को श्मशानों के रूप में बदल देने के अलावा इन युद्धों से रखा ही क्या है? और यह पूरा हत्याकांड होगा मेरे पति अशोक के नाम पर। इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है? युद्धों में पतियों, पुत्रों,
भाइयों को खोकर विलाप करती हुई असंख्य उन अबलाओं की दुस्थिति व दुर्दशा की कल्पना मात्र से शरीर सिहर उठता है। ये कैसे आनंददायक घटनाएं कही या मानी जा सकती हैं? घावों से पीड़ित स्त्री पुरुष जब मृत्यु की शरण में जाने लगते हैं, तब उनके मुंह से निकलते हुए शाप वचन सह पाएंगे। युद्ध सब प्रकार से नष्टदायक है। आठ वे चढ़ाई का निर्णय वापस ले लेंगे तो अपने बच्चों सहित पाटलिपुत्र आऊंगी। अपने महाराज को मेरा भी निर्णय सुना देना। विदिशा देवी ये बातें बड़ी ही गंभीरतापूर्वक कहती रहीं। महारानी, करुणापूरित आपके इस संदेश का प्रत्युत्तर देने का अवकाश महाराज को होगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि चढ़ाई के प्रयत्न शुरू हो चुके। विजयात्रा पर निकलने के पहले महाराज आपको एक बार देखने की आशा रखते होंगे। दूत ने विनयपूर्वक कहा, मैं नहीं समझती कि यह संभव है, पर यहीं से मैं आपके राजा के कल्याण की कामना करूंगी। पास ही की प्रशांत गुफा में ध्यानमग्न होकर प्रार्थना करती रहेंगी। वह प्रार्थना राजा की विजय के लिए नहीं बल्कि मेरी प्रार्थना होगी। उनके हृदय में विवेक व विचक्षण ज्ञान विकसित हो, शांत भावों का उदय हो। तुम इतनी दूर चले आए, इसके लिए तुम्हें मेरे धन्यवाद, करुणाद्र नेत्रों से विदिशा देवी ने कहा। दूत ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वहां से चला गया। अशोक सायंकाल के समय पश्चिमी पहाड़ियों में अस्त होते हुए सूर्य को देखते हुए पाटलिपुत्र के राजभवन के ऊपर विचर रहा था। थोड़ी देर बाद यश वहां आया और उसे प्रणाम किया, किंतु अशोक मौन ही रहा। यश ने उसके मौन रह जाने का कारण पूछा। अशोक ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, आज एक के बाद एक दो अशुभ समाचार सुनने पड़े। वे क्या हैं? यश ने पूछा। कलिंग से आए हमारे गुप्तचरों से प्राप्त समाचार पहला है। यह सच है कि कलिंग के राजा बिन वारिसों के मर गए, परंतु कलिंग के 21 परगणों पर वहां के अधिकारी मिलजुल कर एक शासक की तरह बड़ी ही दक्षता के साथ शासनभार संभाल रहे हैं। गुप्तचरों का कथन है कि उनकी एकता अभेद्य है। अनुशासन के लिए विख्यात उनकी सेना बड़ी ही शक्तिशाली है। अब रही व्यापार की बात। राजा की मृत्यु के बाद भी व्यापार में कोई दिलाई नहीं आई, उल्टे दिन ब दिन बढ़ता फैलता जा रहा है। अशोक ने नाराजी से कहा। दूसरा वह अशुभ समाचार क्या है? यश ने पूछा। तुम्हारी प्यारी बहन विदिशा देवी ने यह कहकर यहां आने से इनकार कर दिया कि बच्चे वहां सानंद हैं। मेरी दृष्टि में यह बहाना मात्र है, अशोक ने कहा। महाराज, आप क्यों समझ रहे हैं कि वह एक बहाना है? बच्चे तो सचमुच वहां बहुत खुश हैं। थोड़ी देर रुककर यश ने फिर कहा, महाराज क्षमा करें, मैं जो कहने वाला हूं वह शायद आपके लिए तीसरा अशुभ समाचार होगा। अशोक ने क्रोध प्रकट करते हुए इस भाव से देखा। बोलो, वह समाचार क्या है? आप जानते ही हैं कि हमारी व्यापार नौकाएं तरह तरह की वस्तुओं को लेकर सुवर्ण द्वीप समुदाय की ओर गईं, परंतु जावा, सुमत्रा, बाली आदि द्वीपों में हमारे व्यापारी कोई वस्तु बेच नहीं सके। वहां की जनता कलिंग देश के व्यापारियों के अलावा किसी और देश के व्यापारियों से कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहती। कलिंग के व्यापारी उन द्वीपों के निवासियों से इतने अच्छे संबंध रखते हैं। यश ने तीसरा अशुभ समाचार यूं सुनाया। उन तथाकथित संबंधों को जड़ से उखाड़ देंगे। कलिंग जब हमारे वश हो जाएगा, तब हमारी अनुमति पाने पर ही तो वहां के व्यापारी अन्य द्वीपों में व्यापार कर पाएंगे। ये सारे अशुभ समाचार चढ़ाई के मेरे संकल्प को और बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हें सुनकर मैं पीछे हटने वाला नहीं है। ये समाचार मुझे कमजोर और बुजदिल नहीं कर सकते, अशोक ने अत्यंत आवेश में आकर कहा। यश भांप गया कि अशोक अपनी पीड़ा तथा निराशा को ढक लेने के लिए यूं आवेश में बोल रहे हैं, परंतु वह मौन रहा गया। दयांदी तट पर स्थित सुंदर नगर है तोशाली।
नगर से सटकर छोटी छोटी पहाड़ियां और सुंदर उद्यानवन हैं। पुराणों में लिखा हुआ है कि दयांदी सरस्वती नदी के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती नदी के तट पर दधीची नामक एक मुनिवर रहा करते थे। उसी काल में वृत्तास नामक राक्षस विश्रृंखल होकर मानव और देवताओं को तरह तरह से सताने लगा। इंद्र उसे मार नहीं सका। इंद्र जब ध्यान मग्न था तभी उसे मालूम हो पाया कि तपोसंपन्न दधीची मुनिवर की हड्डियों से तैयार वज्रायुध से ही वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है। इंद्र ने दधीची को यह विषय बताया। परोपकार को परमार्थ मानने वाले दधीची ने लोक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए इंद्र की आकांक्षा की पूर्ति के लिए ध्यान में आसीन होकर अपना प्राण त्याग दिया। इंद्र ने दधीची की रीढ़ को अपने वज्रायुध के रूप में मोड़ा। मुनि के तपोबल से वृत्तासुर इंद्र के वज्रायुध से मार डाल दिया गया। मानव व देवताओं की पीड़ाएं दूर हुई। दधीची त्यागधनी था। उसकी पवित्र स्मृतियों ने तोशाली की जनता को आदर्श नागरिकों के रूप में सजाया संवारा। दूसरों की सहायता करने में वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी पर अल्पसंख्यक जैनों व बौद्धों का वे समान रूप से आदर करते थे। सुप्रसिद्ध जैन मुनि ऋषभनाथ तीर्थकर इसी नगर के थे। तोशाली की जनता ने नगर के बीचों बीच एक अद्भुत शिला मूर्ति की स्थापना की। तीनों मतों के धर्मावलंबी इसकी पूजा करते थे। मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध का एक शासक उस शिलामूर्ति को जबरदस्ती पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र पर हमला करके उस शिला मूर्ति को वापस ले आने की कोशिश कलिंग के राजाओं ने 2 बार की, किंतु जैन तीर्थंकरों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, सहन शक्ति व क्षमा गुणों में हमें चाहिए कि हम दूसरों का आदर्श बने। कलिंग मुनि की मूर्ति अगर पाटलिपुत्र में रखी गई तो इसमें कोई दोष नहीं। अच्छा यही है कि एक और मूर्ति हम अपने ही नगर में प्रतिष्ठापित करें। उन्होंने राजाओं को यूं समझाया। नई मूर्ति की स्थापना के प्रयत्नों के अंतिम दिनों में आखिरी कलिंग राजा की अकाल मृत्यु हुई। राजा की मृत्यु के उपरांत राज्य की शांति व सुरक्षा को सुस्थिर रखने के लिए वहां व्यापार और विस्तृत किए गए। कलिंग राज्य की संपदाओं की अभिवृद्धि करने में जी जान से लग गए वहां के अधिकारीगण। उस समय हठात एक दिन कलिंग राज्य की सरहदों पर मगध की सेना बड़ी ही संख्या में जमा होने लगी। गुप्तचरों द्वारा यह समाचार पाकर वहां के नायक चकित रह गए। क्या मगध की सेना कहीं और जाती हुई मार्ग मध्य में यहाँ रुक गई, अथवा उनका गम्यस्थान ही अपना राज्य है? यों कलिंग के अधिकारी तीव्र रूप से सोच में पड़ गए। इतने में मगध सेना भयंकर आंधी की तरह कलिंग राज्य पर टूट पड़ी। जो जो निस्सहाय लोग उनके सामने आए उन्हें मगध के सैनिक मारते रहे। मार्ग मध्य में जो जो घर दिखाई पड़े जलाते रहे और राजधानी तोशाली की ओर बढ़ते गए। यह समाचार सुनते ही एक वृद्ध नायक ने कहा, हमें इस दुराक्रमण का डटकर सामना करना चाहिए। हमें मगध सेना को मार भगाना होगा। शेष सभी नायकों ने वृद्ध की पुकार का समर्थन किया। वे तुरंत अपने अपने परगणों में लौटकर गए और युद्ध की तैयारियों में लग गए। शहरों और गांवों में मुनादी पिटवाई गई कि कम से कम एक व्यक्ति हर घर से सेना में भर्ती हो और अपने राज्य को शत्रु के दुराक्रमण से बचाएं। उन्हें बताया भी गया कि दूसरे ही दिन वे राजधानी तोशाली पहुंच जाएं। इस घोषणा को सुनकर पहले प्रजा घबराई, पर बाद अपने अपने घरों में जो जो हथियार उपलब्ध हैं लिए और राजधानी की ओर निकली। तोशाली नगर अगर शत्रु के वश हो जाए तो कलिंग राज्य पूरा का पूरा पराया हो जाएगा, इसलिए वे किसी भी सूरत में राजधानी की रक्षा करने कटिबद्ध हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े झुंड के झुंड राजधानी की ओर अग्रसर होते गए। प्रशांत गांवों से जब सब पुरुष चले गए तब स्त्रियां रोने लगीं, विलाप करने लगी, जोर जोर से आक्रंदन करने लगीं। राजधानी पहुंचे युवकों को तोशाली के सैनिक शत्रुओं का सामना करने की कला की बारीकियां सिखाने में मग्न हो गए।
कलिंग के सरदारों ने सोचा तक नहीं था कि अशोक यूं अकस्मात आक्रमण कर बैठेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक मगध के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दोनों देशों में शत्रुता की भावना बढ़े। इस विषय को लेकर सरदारों ने चर्चाएं की। उन सब ने महसूस किया कि कलिंग की सुख संपत्ति ही इस युद्ध का एकमात्र कारण है। मगध कलिंग को अपने वश करके अपने देश को संपन्न व समृद्ध बनाना चाहता है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि विदेशों में मगध की किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि वहां कलिंग से आई वस्तुएं ही खरीदी जा रही हैं। राज्य विस्तार तथा ईर्ष्या ही इस युद्ध के मुख्य कारण होंगे। जो भी कारण हो, कलिंग के सरदारों ने प्रतिज्ञा की कि अपने देश की रक्षा करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु मगध को अपना देश नहीं सौंपेंगे। देश की पूरी जनता उनके साथ थी। अपने देश के लिए मर मिटने वे सब तैयार।